नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और आधुनिक भारत के इतिहास की हमारी इस सीरीज़ में आज 24वां सेशन है इस सीरीज़ का। और इससे पहले कि हम क्लास की शुरुआत करें, एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर लेते हैं कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, ऑडियो आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है आपको मेरी? सभी लोग कमेंट करके एक बार बता दें कि किसी तरह का कोई ऑडियो वीडियो इशू तो नहीं है। ऑल क्लियर। चलिए, तो हम लोग पिछले सेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इस इतिहास का। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, दांडी यात्रा के बारे में, प्रसिद्ध दांडी यात्रा के बारे में, ऐतिहासिक दांडी यात्रा के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। उसके साथ साथ नेहरू रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, किस प्रकार से भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट को। ऐसी क्या बातें थी उस रिपोर्ट में जो उस रिपोर्ट को इतना विशेष बनाती है, खास बनाती हैं और हमें उसको पढ़ना चाहिए, है ना। तो आज हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में आगे क्या हुआ, आंदोलन में किस प्रकार से थोड़ा सा ठहराव आता है। महात्मा गांधी और वायसराय जो उस समय हुआ करते थे भारत के, जिनका नाम आप सबको पता होगा, वायसराय का नाम था लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। उसी समय ब्रिटेन में कुछ सम्मेलन हो रहे होते हैं जिन्हें गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं, है ना। आपने सुना होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन। तो ये गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे। महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। एक के बाद एक 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। वो सब कुछ आज के सेशन में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना है आपके साथ। तो यदि सेशन को लास्ट तक देखेंगे तो आपके 2-3 टॉपिक्स आज क्लियर हो जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत जिसे कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, ये आपके साथ आज डिस्कस करना, ये हमारे क्लास का आज का एजेंडा है। ठीक है, जब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एजेंडा ऑफ द क्लास, कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हमको क्या क्या पता चलने वाला है। ठीक है, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि सेशन में आ गए हो, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही हो, मुझे सुन पा रहे हो, तो सेशन को लाइक कर दीजिए। आप लोगों ने सेशन को लाइक किया है कि नहीं भाई? कर दिया सब लोगों ने? उम्मीद करता हूँ कि आप ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे होंगे। तो सेशन को लाइक कर दीजिए, भूल गए हो तो फिर से याद दिला दूं, शेयर कर दीजिए, शेयर करना भी ज़रूरी है। शेयर जितना आप लोग करते हैं उतना हमारा परिवार बढ़ता जाता है, उतने लोगों तक हमारी रीच होती है और उतना ही जो है हमें सहयोग प्राप्त होता है, हमें प्रोत्साहन प्राप्त होता है। तो सेशन को लाइक शेयर करिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ये आपका अपना चैनल है यूपीएससी विद चंचल कुमार सर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यही चैनल आप लोगों के आगे भी काम आएगा। आपकी तैयारी में, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो लेवल हमारे कंटेंट का है, जो यहाँ पर आपको मटेरियल दिया जा रहा है, ये आपके काम आएगा सभी एग्जाम में। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल है चंचल कुमार सर ऑफिशियल। यदि टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, जहां आपको पीडीएफ मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, बहुत तमाम तरह की और भी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल को जाके ढूंढ लो, और नहीं तो लिंक मिल जाएगा आपको इसका, चंचल कुमार सर ऑफिशियल। ये टेलीग्राम चैनल है जहां से आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलता रहता है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सब लोग आ गए? अब यदि आ गए हो तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक बार सब लोगों से पूछना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार हमारी गाड़ी जो है ना स्टार्ट होती है तो आपको पता है कि ये नॉन स्टॉप है पूरा के पूरा मामला, किसी स्टेशन पर रुकने वाली नहीं है, है ना। ये यहाँ से स्टार्ट होगी तो सीधा आखिरी तक, जब क्लास खत्म होगी तब तक सीधा सिर्फ एक ही चीज़ पर हम लोग बात करेंगे और वो है हमारे टॉपिक्स। तो शुरुआत करते हैं।
जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार का उसका एक अलग ही माहौल था, उसका एक अलग ही प्रसार था पूरे देश में। जहाँ क्या उत्तर, क्या दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य भारत, सब जगह सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है उस समय देखा जा रहा था। माहौल बड़ा अच्छा था, है ना। अलग अलग जगह पर नमक यात्राएं हो रही थी, धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, हड़ताल, जुलूस, कई तरह से लोगों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। तो बहुत जबरदस्त आंदोलन ये चल रहा था। अब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसी समय ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया, कुछ सम्मेलन आयोजित किए ब्रिटेन में, लंदन में। और ये सम्मेलन हुए थे एक मेज के ऊपर, मतलब बैठक होगी, बातचीत होगी, कहाँ होगी, मेज के ऊपर होगी। मेज जिसको आप इंग्लिश में टेबल कहते हैं, और वो मेज या टेबल थी वो गोल थी, है ना, राउंड, उसका सर्कल वाला मामला था, इसीलिए उसको गोलमेज कहते हैं। और उस सम्मेलन का नाम ही पड़ गया गोलमेज सम्मेलन। पर गोलमेज सम्मेलन के बारे में हमें क्या क्या समझना है कि गोलमेज सम्मेलन पहले तो ये कितने हुए, 1, 2, 3, कुल मिला के 3 गोलमेज सम्मेलन आपको पढ़ना है। कब कब हुए और क्यों हुए और क्या इसमें हमको निकल के आता है। सबसे पहले तो आप देखो कि जो भारत के उस समय के वायसराय थे, इसका नाम था लॉर्ड इरविन। और उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिनका नाम था रैमजे मैकडॉनल्ड, है ना। आपने इरविन का नाम भी सुना होगा, आपने मैकडॉनल्ड का नाम भी सुना होगा। ये बर्गर वाला मैकडॉनल्ड नहीं है, पिज्ज़ा वाला मैकडॉनल्ड नहीं है, ठीक है, ये रैमजे मैकडॉनल्ड है। ये उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। और वो इस बात पर सहमत हुए कि जो साइमन कमीशन आया था ना, आपको मैंने बताया था 1927 में, थोड़ा सा पीछे जाइए, 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। जॉन साइमन अध्यक्ष थे, 7 सदस्य थे, सारे के सारे अंग्रेज थे, है ना। हाँ, इस बीच एक बात और आप लोगों के लिए मैं बता दूं, याद दिला दूं आपको, आप लोगों की जो डिमांड थी उसके अनुसार मैं स्टार्ट करने वाला हूं आप सभी लोगों के लिए। जो 2024 का प्रीलिम्स आने वाला है, उसके लिए हम लोग एक MCQ सीरीज स्टार्ट करने वाले यहीं पर, जिसमें पिछले कुछ सालों में यूपीएससी के प्रीलिम्स में जो पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं या जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस तरह के MCQs, PYQs दोनों को मिक्स करके, घटना चक्र को भी हम लोग मिक्स कर देंगे। और हम लोग शुरू करने वाले हैं सीरीज, ठीक है, अब की बार प्रीलिम्स पार। उस सीरीज में मैं आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस यहीं पर प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ इसी चैनल पर। यदि आप लोग तैयार हैं, क्योंकि आप लोग अच्छा खासा पैसा दे के भी कई बार वो टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिल पाती, वो क्वालिटी नहीं मिल पाती, वो चीज़ें जो आप चाहते वो नहीं हो पाती उपलब्ध, तो यहीं पर हम लोग यूपीएससी और स्टेट PCS के लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी इसी महीने शुरुआत हो जाएगी, मैं भी 2-3 दिन के अंदर ही मैं वो सारा के सारा सेशन आपका शुरू कर दूंगा। तो डेली हमारी 2 क्लासेज होंगी। एक क्लास जो आपकी चल रही है रेगुलर 12 बजे वाली, और ये वाली क्लास में और ऐड कर दूंगा जिसमें मैं आप लोगों को 3 से 4 का टाइम रहेगा। 3 से 4 डेली 2 सेशंस आपके होंगे, एक ये वाला 12 से 1 और एक 3 से 4 वाला जो होगा वो आपका प्रैक्टिस सेशन होगा, है ना। कहते करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है और सिर पर होत निशान। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा होगा। तो यहाँ पढ़ेंगे वहाँ प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पढ़ेंगे वहाँ प्रैक्टिस करेंगे। कुछ दिनों में हमारा एप्लीकेशन भी बन जाएगा, लाइव हो जाएगा, तो हम एप्लीकेशन पर भी प्रैक्टिस करेंगे। खूब सारी प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि पढ़ पढ़ के कुछ होना जाना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो उसमें हम लोग सभी जो सब्जेक्ट्स हैं मैं जो करवा सकता हूँ कम से कम उनकी तो मैं करवा दूंगा। बाकी और टीचर्स भी आपके साथ जुड़ने वाले हैं, वो भी करवाएंगे अपने अपने क्वेश्चंस। बस सब सपोर्ट करते रहिए, इसी तरीके से आप जुड़ते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से चीज़ें चलती। कल हमारा सेशन हुआ था प्राचीन भारत का, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, है ना। आप लोगों ने कहा था शुरू करने का, मैंने किया, लेकिन देखो उसमें कल व्यूज़ हमारे उतने नहीं आए हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि कम से कम आप लोग सारे सेशंस देखें, ताकि हमको भी सपोर्ट मिलता रहे। तो ये जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, इसकी रिपोर्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। साइमन कमीशन की सिफारिशें क्या थी, जानना हो तो पिछले सेशन में मिल जाएगा आपको। साइमन कमीशन ने जो सिफारिश की थी, उस सिफारिश की बात करें तो वो बहुत अपर्याप्त थी, मतलब वो पूरी नहीं थी, ठीक है।
तो इसीलिए उनको ऐसा लगा कि हमें एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित करना चाहिए जिसमें भारत के भी लोगों को बुलाया जाएगा और हम लोग मिल के तय करेंगे कि आगे क्या करना है। सबसे बड़ा प्रश्न था भारत में संवैधानिक सुधारों का। भाई 1919 का एक्ट अपर्याप्त था, साइमन कमीशन की सिफारिशें भी अपर्याप्त थी, तो आगे भारत में संवैधानिक सुधार कैसे होने चाहिए इस बात पर थोड़ा सा विचार करना है। और इसके लिए इन्होंने तय किया कि गोलमेज सम्मेलन बुलाएंगे। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ वो तब हुआ जब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पीक पर था, स्पीड में भाग रहा था, बहुत तेजी से भाग रहा था। मतलब उस समय कांग्रेस बिजी थी, पूरा देश बिजी था आंदोलन में। उस समय पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। आपको पता है कि इसी समय, है ना, इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल ही रहा था, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर विचार करना, मेन जो उद्देश्य था वो था साइमन कमीशन के, ठीक है, आ गया समझ में? साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर विचार करना इसका मेन उद्देश्य था। इसका उद्घाटन किया था उस समय ब्रिटेन के तत्कालीन जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम, और इसके अध्यक्ष थे खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड। इस सम्मेलन में भाग लिया था 89 प्रतिनिधियों ने। कितने? 89 का मतलब इंग्लिश में होता है 89, है ना। 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो आपको क्या क्या याद रखना है? आपको एक तो टाइम याद रखना है कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ। दूसरी चीज कि पहले गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। तीसरी चीज इसका उद्घाटन किसने किया, इसके अध्यक्ष कौन थे, और इसमें कुल मिला के कितने लोगों ने भाग लिया था, है ना। जैसे आप लोग सुनते ही पढ़ते ही है ना, तो वैसे इस पूरे सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। इसके बाद जो आपको याद रखना है, मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ। पहले गोलमेज सम्मेलन में जिन लोगों ने भाग लिया था उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कुल मिला के वहां पर 3 श्रेणी के 3 प्रकार के लोग शामिल हुए थे। पहला, इस सम्मेलन में भाग लेने वाले जो प्रतिनिधि थे उनमें पहले थे तीनों ब्रिटिश दल, है ना। ब्रिटेन के जो पार्टी है ना, तीनों पार्टी, लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, श्रमिक दल, उदारवादी दल, है ना, रूढ़िवादी दल उनका, और उनका श्रमिक दल, लेबर पार्टी, तीनों पार्टी, मतलब ब्रिटेन की 3 ही पार्टी, वहाँ बहुत ज़्यादा पार्टीज नहीं थी, तीनों ने भाग लिया। फिर भारत से ब्रिटिश सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्य, इस तरह के लोग जो ब्रिटेन की चमचागिरी करते थे, चाटुकारिता करते थे, जो ब्रिटेन के लिए काम करते थे, ऐसे लोगों को उन्होंने मनोनीत किया उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और भारत के राज्यों से राजकुमार या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि। देशी रियासतें भी तो हैं। भारत का इतिहास पढ़ते पढ़ते ये मत भूल जाइएगा कि भारत में हम और अंग्रेजों के साथ साथ कोई और भी है। उस समय भारत में बहुत सारी सैकड़ों रियासतें थी, जहाँ कोई छोटी थी कोई बड़ी थी, जहाँ कोई राजा हुआ करता था, कहीं निजाम था, कहीं नवाब था, महाराजा था, अलग अलग प्रकार की रियासतें थी। तो उन रियासतों के प्रतिनिधि भी जो है, ठीक है, उन्होंने मनोनीत किए थे, वो भी भाग लिए थे। अब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ और पहला गोलमेज सम्मेलन जो है क्या हो गया, फेल हो गया। भाई भारत का सबसे बड़ा जो उस समय दल था, जो पार्टी थी, वो तो कांग्रेस थी। क्या कांग्रेस के बिना कोई सम्मेलन उस समय सफल हो सकता था? क्या बिना कांग्रेस के आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हो? नहीं। पहला गोलमेज सम्मेलन फेल हो गया। ये वैसे ही था जैसे बारात तो आई लेकिन दूल्हा नहीं आया, है ना। बिना दूल्हे की कोई बारात नहीं हो सकती। तो अब कांग्रेस नहीं आई तो सरकार को लगा कि कांग्रेस को लाना ही पड़ेगा। भले ही कांग्रेस हाँ करे ना करे फर्क नहीं पड़ता वहां पर, कि वो हमारी बातें माने ना माने, पर लाना तो पड़ेगा। क्योंकि बिना कांग्रेस के आप ये निर्णय नहीं ले सकते। हाँ, कांग्रेस रहे तो आप कह सकते हैं कि हाँ, कांग्रेस थी, इनके सामने ही सारी बातें हुई हैं, तो कांग्रेस का होना तो जरूरी है। अब अंग्रेजों ने क्या किया, कांग्रेस से बातचीत करने की कोशिश की। देखो कैसे वक्त पलटता है। कल तक जो वायसरॉय कांग्रेस को, महात्मा गांधी को तवज्जो नहीं दे रहा था, भाव नहीं दे रहा था, मिलने का समय नहीं दे रहा था, आज वो खुद आगे रहकर कांग्रेस से मिलना चाहता है, बात करना चाहता है।
बराबरी का दर्जा कांग्रेस को मिल रहा है। मतलब हमारे लिए तो यही गर्व की बात है कि सरकार ने हमें बराबरी का उस समय दर्जा, क्योंकि वो हमें बहुत नीचा मानते थे, तो कांग्रेस से बातचीत करने की कोशिश की गई, समझौता करने की कोशिश की गई कि चलिए बातचीत करते हैं। तो कांग्रेस कहाँ बिजी है? कांग्रेस तो आंदोलन में बिजी है। तो चलिए आइए, आंदोलन को रोकिए, हमारे साथ आइए, बातचीत करिए। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जब फेल हो गया तो सरकार ने क्या किया, अब थोड़ा सा अपनी इमेज चेंज करनी पड़ेगी ना। अभी तक सरकार की इमेज खड़ूस वाली थी, अब सरकार अपनी इमेज चेंज कर रही है कि भाई हम अच्छे हैं, तो बातचीत करना है। तो उन्होंने महात्मा गांधी को रिहा कर दिया, है ना। महात्मा गांधी जी को 26 जनवरी 1931 को रिहा कर दिया, ठीक है। तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर दो बड़े नेता थे जिनके प्रयत्नों से मतलब सरकार ने इनको बीच में लिया और इनसे कहा कि यार कांग्रेस को हमारे साथ लाइए, बात करवाइए, महात्मा गांधी को लाइए। आखिरकार इन दोनों के प्रयत्नों से महात्मा गांधी को जब रिहा कर दिया गया तो 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इनके बीच में एक समझौता हुआ, ठीक है। अब देखो पूरी कहानी को समझिए, ऐसा समझिए कि आपके सामने एक मूवी चल रही है ना, एक पिक्चर चल रही है और उसमें एक के बाद एक सीन आ रहे हैं। अभी सरकार जो है वो थोड़ी गुस्से में थी, महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया था और इसके साथ साथ आंदोलन का दमन करने की कोशिश कर रही थी, है ना। अब सरकार चेंज हो गई है, सरकार इनसे बात करना चाहती है ना, अच्छा माहौल बनाने की, अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश कर रही है। तो महात्मा गांधी जी के साथ एक समझौता हुआ, कब हुआ? ध्यान रखिएगा टाइमलाइन, 5 मार्च 1931, ठीक 1 साल पहले हम लोगों ने देखा था। 1 साल पहले दांडी यात्रा शुरू हुई थी कि नहीं हुई थी? मतलब दांडी यात्रा जब हुई, दांडी यात्रा के 1 साल के बाद में गांधी इरविन समझौता हुआ। कितने बच्चों को दांडी यात्रा की डेट याद है? कितने लोगों को याद है? ठीक 1 साल का समय हो गया है। मार्च 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई और मार्च 1931 में गांधी जी और वायसराय के बीच में समझौता हो गया। मतलब 1 साल तो आंदोलन को हो चुका था। कितने लोगों को याद है? जल्दी से बताइए। दांडी यात्रा की डेट। सबसे पहले जिस बच्चे का आंसर आया है उसका नाम ही गंदा बच्चा है, ठीक है, आंसर लेकिन अच्छा है। 12 मार्च 1930, वेरी गुड। तो आप सबको पता है कि वो मार्च में शुरू हुई थी और अप्रैल तक चली थी। तो दांडी यात्रा जो है ना वो 1 साल पहले हुई थी, सितंबर 1931 में। अब महात्मा गांधी जी और वायसराय के बीच में जो समझौता हुआ ना, वो क्या था वो मैं आपको अभी बताऊंगा। आखिर इस समझौते में ऐसा क्या था, आपको जानने की उत्सुकता होगी। क्या बात की इन्होंने आपस में, क्या जो है ये एकमत हुए, किस चीज़ को लेके राजी हुए, जो भी हुआ। लेकिन इस समझौते के बाद में कांग्रेस तैयार हो गई, मान गई कि ठीक है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हम भाग लेंगे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया महात्मा गांधी जी, कांग्रेस की तरफ से भाग लेने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड गए थे। वो मैं आपको अभी बताऊंगा 2 मिनट बाद। पहले थोड़ा सा समझ ले गांधी इरविन समझौते को, जरूरी है। गांधी इरविन समझौता बच्चों को बस इतना पता है कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, महात्मा गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि एक्चुअल में क्या था, इसमें था क्या ऐसा। तो ये जो गांधी इरविन समझौता है, इसके प्रावधान क्या थे वो समझ लेते हैं जरा सा। तो महात्मा गांधी जी को जब रिहा कर दिया गया तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने महात्मा गांधी जी को वायसराय से बात करने के लिए अधिकृत किया। 15 दिनों तक वार्ता हुई, तब जाके गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। इस समझौते ने कांग्रेस की स्थिति को सरकार के बराबर कर दिया। पहली बार, अभी तक सरकार ने कभी कांग्रेस को बराबरी का दर्जा नहीं दिया था, तो बराबरी का दर्जा दे दिया। देखो क्या था समझौते में, सरकार किस किस बात पर राजी हुई। जब समझौता होता है ना तो आपको पता है कि उसमें 2 बात होती है। आपकी कुछ बात सामने वाला मानता है, सामने वाले की कुछ बात आप मानते हैं। मतलब ये गिव एंड टेक वाली बात है। ताली यहाँ दोनों हाथों से बजेगी। आपकी कुछ बातों को उनको मानना पड़ेगा और उनकी बातों को आपको मानना पड़ेगा। हमें ये देखना है कि कौन सी बातें कांग्रेस की सरकार ने मानी और सरकार की कौन सी बातें कांग्रेस ने मानी, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि समझौते में सरकार ने या वायसराय इरविन ने क्या क्या मांगों को मान लिया।
हिंसात्मक अपराधियों के अलावा सभी राजनीतिक कैदी रिहा कर दिए जाएंगे। जिन जिन लोगों ने हिंसा नहीं की है, ठीक है, प्रदर्शन कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे और सरकार ने उनको सविनय अवज्ञा आंदोलन के चक्कर में जो है जेल में डाल दिया, उनको छोड़ देंगे। समझ रहे हो? कैदी दो तरह के होते हैं, एक राजनीतिक बंदी, मतलब ऐसे जिन्होंने कोई हिंसा नहीं की, ठीक है, जो सिर्फ प्रदर्शन वगैरह शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे थे लेकिन उनको बंद कर दिया, है ना। और दूसरे हिंसात्मक अपराधी, जिन्होंने कोई हिंसा की होगी और उनको पकड़ा गया होगा, उन्होंने पुलिस वालों को मार दिया होगा, सरकार के कुछ लोगों को मार दिया होगा, तोड़फोड़ कर दी होगी, उनको छोड़ दिया जाए, ठीक है। अब महात्मा गांधी जी भी आपको पता है कि अहिंसावादी थे, तो उन्होंने उनको छुड़वा लिया जिन्होंने हिंसा नहीं की थी। अपहरण की संपत्ति वापस कर दी जाए। जितनी प्रॉपर्टी, जितनी संपत्ति सरकार ने जब्त की है, ठीक है, वो सारी सरकार वापस दे देगी। अच्छी बात है, देना भी चाहिए। आगे समझ में? कब तक रखोगे? विभिन्न प्रकार के जुर्मानों की वसूली को स्थगित कर दिया जाएगा। जो जो सरकार ने आंदोलन के दौरान लोगों पर जुर्माने लगाए हैं, वो जुर्माने जो है क्या कर दिए जाएंगे, वो वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है, वो स्थगित कर दिए जाएंगे, आगे वसूली नहीं की जाएगी। सरकारी सेवाओं से जो त्यागपत्र दे चुके हैं भारतीय, उनके ऊपर सहानुभूति रखी जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा। जैसे जोश जोश में जिन लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, अब लग रहा है कि अरे ये क्या कर दिया, आंदोलन तो खत्म हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, तो उनको जो है क्या किया जाएगा, उनको उनकी नौकरी वापस भी दी जा सकती है। विचार किया जाएगा कि भाई ठीक है, छोटा मोटा तो बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, ठीक है। समुद्र तट की एक निश्चित सीमा के भीतर नमक तैयार करने की अनुमति दी जाएगी। अभी तक सरकार का एकाधिकार था नमक तैयार करने में, नमक बनाने में, जो मैं आपको बता चुका हूं कि मेन आंदोलन का मुद्दा ही यही था। नमक बनाने दिया जाएगा, मतलब एक सीमा के अंदर, और घरेलू उपयोग के लिए आप कर सकते हैं ऐसा। तो कुल मिला के ये मांग भी मान ली गई सरकार के द्वारा। और क्या माना गया? मदिरा, मदिरा समझते हो? मदिरा शराब को कहते हैं, लीकर, है ना। मदिरा, अफीम और विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सामने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की आज्ञा दी जाएगी। यदि आप शराब के ठेकों पर धरना देना चाहते हैं, दे सकते हैं। अफीम की दुकानों पर देना चाहते हैं, विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देना चाहते हैं, शांतिपूर्ण दे सकते हैं। अभी तक सरकार अलाउ नहीं करती थी, पर यह भी अलाउ कर दिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन हो जाएगा। आपातकालीन जो अध्यादेश वायसराय को, आपको पता है ना कि भारत में आपसे कभी पूछ ले कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ से दी गई, सबसे पहले कब दी गई, तो 1861 के एक्ट, लिख लेना कहीं पर साइड में। 1861 में एक एक्ट आया था जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं, भारत परिषद अधिनियम। उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था कैनिंग, और पहली बार ऐसा हुआ था कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वायसराय को दी गई थी, जिसकी अवधि 6 माह हुआ करती थी। आगे जाके ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी थी, हमने भी वहीं से ली है। आज भी भारत में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत और राज्यपालों को अनुच्छेद 213 के तहत संविधान अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। देखो मैं आपको वहां से वहां कनेक्ट करके बता देता हूँ। अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ से शुरू हुई, फिर कहाँ आ गई। अभी भारत में संविधान में भी है, राष्ट्रपति को भी है, राज्यपालों को भी है। पॉलिटी का जब हम लोग सेशन करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो पढ़ने का तरीका यही सही है। अभी हमने एक शब्द पढ़ा अध्यादेश, तो हमें पता होना चाहिए, अध्यादेश का मामला भी पता होना चाहिए। रिकॉल करो, अच्छा अध्यादेश जारी करने वाला मामला कहाँ से आया था, अभी कहाँ है, कौन से अनुच्छेद में है, थोड़ा सा रिवीजन कर लिया करो, तो ये अध्यादेश जो है वो वापस ले लिए जाएंगे। महात्मा गांधी जी की और कांग्रेस की काफ़ी सारी बातें जो है सरकार ने मान ली, लेकिन कुछ चीज़ों को लेके जो है ना सरकार अड़ गई। खास करके जो है ना 2 मांगे उन्होंने नहीं मानी कांग्रेस की, गांधी जी की। उस समय वायसराय ने पहली मांग थी पुलिस ज्यादतियों की जांच कराई जाए। कांग्रेस चाहती थी कि तुमने जो जो आंदोलन का दमन करने के नाम पे हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं, ज्यादतियां की हैं, उनकी जांच कराओ, और ऐसे पुलिस वाले, ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने जनता को जब बेवजह परेशान किया है, उनके ऊपर कार्रवाई करो। वो एक कहावत आपने सुनी होगी, बहती गंगा में हाथ धोना,
ऑफकोर्स सुनी होगी, आप लोग बोलते भी होंगे, बहती गंगा में हाथ धोना, कि भाई आंदोलन चल रहा है तो सरकार आंदोलन दबा रही है तो कई सारे लोगों को मौका मिल गया है ना, लोगों के ऊपर अत्याचार करने का, अपने घर पत्नी से लड़ के आए, मार खा के आए, और वो जो गुस्सा था वो गुस्सा जो है लोगों पे निकाल दिया, प्रदर्शन कर रहे, हड़ताल कर रहे लोगों पे निकाल दिया। पत्नी को तो मार नहीं सकते है ना, तो यही कूट दिए लोगों को। तो ऐसे जो पुलिस वाले हैं, ऐसे जो लोग हैं सरकारी, उनकी ज्यादतियों की जांच करो। सरकार ने कहा कि यार तुम तो नंगा कर रहे हो हमको, तुम तो धोती खोल रहे हो, ये नहीं होगा, ठीक है, धोती नहीं खोलने देंगे तुमको, क्योंकि इससे तो हमारा जो चरित्र है, इससे जो हमारा शासन करने का तरीका है वो सब सामने आ जाएगा और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि ब्रिटेन भारत में क्या क्या करता है। वो नहीं करेंगे हम लोग, है ना, आपको पता है। तो एक तो ये, दूसरी चीज कि हमारे उस समय कुछ क्रांतिकारी थे जो देश के हीरो बन चुके थे और उनको फांसी की सजा दी गई थी। वो जो है फांसी की सजा हम चाहते थे कि वो खत्म कर दी जाए, मतलब उनको फांसी ना दी जाए। आपको पता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 3 बड़े हमारे क्रांतिकारी थे और हम नहीं चाहते थे कि इनको जो है फांसी हो, क्योंकि यार देश के लिए इन्होंने ये सब किया है, तो इनको कैसे मार सकते हो आप, ये तो हीरो है हमारे। तो सरकार ने ये बात मान भी नहीं मानी कि नहीं फांसी तो होगी, और आपको पता भी है उसके बाद इस समझौते के कुछ ही दिनों के बाद 23 मार्च 1931 का वो काला दिन, जिसको हमारे यहाँ कई लोग शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, शहीद दिवस, ठीक इस समझौते के कुछ दिनों बाद उनको फांसी दे दी गई। आज तक लोग महात्मा गांधी और कांग्रेस को इस बात के लिए दोष भी देते हैं, इस बात के लिए क्रिटिसाइज भी करते हैं, है ना, कि ये गलत किया आपने। जब सरकार इतना कुछ आपकी बात मान रही थी, जब सरकार आपकी सारी बातों को मानने को तैयार हो गई, जब सरकार घुटनों पे थी, आंदोलन बढ़िया चल रहा था, सरकार मजबूर थी आपकी बात मानने को, तो तुमने ये वाली बात क्यों नहीं मनवाई, है ना। आपने इनके फांसी को कम से कम आजीवन कारावास में बदल दीजिए, वही बोला था करने के लिए कि आप कम से कम मृत्युदंड मत दीजिए ना, क्योंकि अगर मान लो मृत्युदंड नहीं देते, आजीवन कारावास भी दे देते, तो 31 की बात है, 47 में देश आज़ाद हो गया। 16 साल बाद हम उनको बढ़िया से निकाल लेते देश में से, आज़ाद कर देते और हीरो की तरह उनका सम्मान होता, ठीक है। आज हमारे बीच, अभी तक तो पता नहीं, लेकिन हाँ कम से कम काफ़ी समय तक वो हमारे बीच होते। तो उन्होंने नहीं मानी। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि 2 मांगे जो है सरकार ने मानी नहीं कांग्रेस की, जो मान लेना चाहिए था। अब महात्मा गांधी जी की तरफ से कई लोग ये तर्क भी देते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने प्रयत्न नहीं किया, हमने कोशिश नहीं की, हमने किया, लेकिन सरकार मान ही नहीं रही थी, सरकार ने माना ही नहीं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि महात्मा गांधी जी खुद हिंसा को सपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए भी शायद उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की। खैर, तो फाइनली ये बात नहीं मानेंगे कांग्रेस की ओर। अच्छा, ये तो मैंने आपको क्या बताया, ये तो मैंने आपको बताया कि सरकार जो है वो कहाँ कहाँ राजी हुई, सरकार ने क्या क्या मांगे मान लिया, आपको समझ में आया। राजनीतिक बंदियों को रिहा कर देंगे, वसूली नहीं करेंगे जुर्माने की, अपहरण की गई संपत्ति वापस कर देंगे, धरना प्रदर्शन करने के लिए शांतिपूर्ण अधिकार देंगे, नमक बनाने की अनुमति दे देंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में, ये तो सब हो गया। कांग्रेस ने क्या माना, कांग्रेस ने 2 चीजें बड़ी बड़ी आपको याद रखना है मोटा मोटी तौर पर। पहली, कांग्रेस ने मान लिया कि हम आंदोलन को स्थगित कर देंगे, ठीक है, बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अभी एकदम से बंद नहीं कर सकते, तो हम थोड़ी देर रोक देंगे कांग्रेस को, तो आंदोलन को रोक देंगे। दूसरा, हम भाग लेंगे आपके गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया, ध्यान से शब्द को देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि ये आंदोलन अभी वापस शुरू होगा, है ना, ये रुका है, ये बंद नहीं हुआ है। ये वो आपके ज्वालामुखी नहीं होते, आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी की तरह हो गया, ठीक है। ये शांत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, जिसे आप एक्सटिंक्ट वल्केनो कहते हैं, वो नहीं हुआ, ये डोरमेंट हो गया, ये प्रसुप्त हो गया, क्योंकि लावा कुछ समय के लिए निकलना बंद हो गया, लेकिन लावा जो है वो निकलेगा। गांधी इरविन समझौते के पहले ये सक्रिय ज्वालामुखी था, गांधी इरविन समझौते के बाद ये प्रसुप्त ज्वालामुखी हो गया, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद ये फिर से सक्रिय ज्वालामुखी बनेगा, और कुछ समय के बाद ये मृत ज्वालामुखी हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आप समझ गए, वाह मजा आ गया, हम लोग इतिहास में भूगोल लेके आए, ठीक है। अब देखो,
सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ने सरकार की बात को मान लिया कि हम जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, ठीक है, और संवैधानिक प्रश्नों के मुद्दे पर विचार करेंगे, हम भी करेंगे, ठीक है। उस समय परिसंघ, भारतीय उत्तरदायित्व तथा भारतीय हितों के संरक्षण और सुरक्षा के अपरिहार्य मुद्दों पर विचार किया जाएगा। इस तरीके से कांग्रेस जो है वो कुछ मांगे सरकार की मान लेती। सरकार यही चाहती थी कि सरकार को यही था कि भाई आप दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लो और इसको जो है रोक दो। इसके बाद कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, आपको पता होगा, मार्च 1931 में। मार्च 1931 में कराची में हुआ था, आप लोगों को पता होगा, विशेष अधिवेशन जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल साहब थे। ये अधिवेशन भी ऐतिहासिक माना जाता है। तो ये जो अधिवेशन था ना, इस अधिवेशन में क्या किया गया? इस अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी इरविन समझौते को मान्यता दे दी। ठीक है क्या? ठीक है, आप जो भी महात्मा गांधी करे सही। और दूसरी चीज, इस समझौते में जो मैंने आपसे कहा ना कि सरकार ने इनकी बात नहीं मानी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को बाद में 23 मार्च को फांसी भी दे दी गई। तो जब उनको फांसी दे दी गई ना, तो महात्मा गांधी जब कराची गए भाग लेने के लिए, कहाँ? विशेष अधिवेशन में कांग्रेस के कराची में, उनको काले झंडे दिखाए गए। यहाँ तक कि भगत सिंह का ही संगठन था, नौजवान सभा, भारत नौजवान सभा, और उसके और भी कुछ लोग थे। इन लोगों ने, युवाओं ने महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए, उनका विरोध किया कि हमें महात्मा गांधी जी बिल्कुल पसंद नहीं आए क्योंकि उन्होंने इन क्रांतिकारियों की फांसी को माफ नहीं करवाया। ठीक है, अब कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर, भाई आधिकारिक प्रतिनिधि के तौर पर आपको ध्यान रखना है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लेने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति गए थे। मतलब आधिकारिक और भी गए थे, पर आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने एक ही व्यक्ति को भेजा था, महात्मा गांधी को। ठीक है, वो भाग लेने के लिए 29 अगस्त 1931 को लंदन रवाना हुए। टाइमलाइन को देखो, मार्च में समझौता हुआ, जनवरी में महात्मा गांधी रिहा हुए, मार्च में समझौता होता है और अगस्त में महात्मा गांधी जी रिहा जो है चले गए, लंदन के लिए रवाना हो गए। सितंबर में सम्मेलन हुआ, 7 सितंबर 31 से 1 दिसंबर 1931 तक ये सम्मेलन चला है। महात्मा गांधी जी जिस जहाज से गए थे, कई बार एग्जाम में तो ये भी पूछ लिया जाता है कौन से जहाज से गए थे। ठीक है, कभी मुझे ऐसे क्वेश्चंस का औचित्य समझ में नहीं आया। शायद इस तरह के क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं कि भाई आपने कितना ध्यान से पढ़ा है चीज़ों को, एक एक चीज़ आपको समझ में आई, याद है कि नहीं है, शायद इसलिए पूछ ले जाते हो। बाकी इस तरह के जहाज़ों के नाम पूछने का तो कोई तर्क नहीं बनता। ठीक है, तो राजपूताना नामक जहाज से वो गए, उनके साथ कुछ और लोग थे, महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन, इस तरह से कुछ और भी लोग उनके साथ में वहाँ उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। लेकिन वही बात यही है कि कांग्रेस के आधिकारिक प्रतिनिधि तो जो है महात्मा गांधी ही थे। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन है। 31 प्रतिनिधि जो है इसमें भाग लेते हैं। और इस समय भारत में एक बड़ा परिवर्तन और होता है कि इरविन की जगह जो है नए वायसराय नियुक्त कर दिए जाते हैं, जिनका नाम था वेलिंगटन। ठीक है, वेलिंगटन जो है वो वायसराय बन गए। अब ये इरविन से थोड़ा सा अलग खोपड़ी का व्यक्ति था। इरविन को कह सकते हैं कि थोड़ा सा सॉफ्ट था, वेलिंगटन थोड़ा सा अकड़ू था। ठीक है, थोड़ा सा अड़ियल टाइप का इंसान था और थोड़ा ईगोइस्टिक भी था। तो वेलिंगटन को शुरू से ये लग रहा था कि सरकार ने गलती की, महात्मा गांधी और कांग्रेस को सर पे बिठा लिया, इनको बराबरी का दर्जा दे दिया। उसका मानना था कि पैरों की जूती पैरों में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, सर पे बैठाने का उसका कोई तर्क नहीं बनता। वेलिंगटन को लगता था कि सरकार ने भूल की, महात्मा गांधी से, कांग्रेस से जो समझौता आपने किया, आपने गलती की, आपको ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए था। पर अब आप सोच सकते हो कि इस तरह की सोच वाला व्यक्ति जब वायसराय बनेगा तो चीज़ें बदलेंगी, स्वाभाविक रूप से बदलेंगी। तो वेलिंगटन को वायसराय बनाएगा और मुख्य बहस इसमें हुई भारतीय संघ का जो ढांचा होना चाहिए, कि भाई हम एक भारत का एक संघ बनाएं तो कैसा होना चाहिए वो भारतीय संघ, उसका ढांचा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और अल्पसंख्यकों का मुद्दा। यही आकर हम कमज़ोर पड़ जाते थे। ठीक है, हम
हम दूसरों से क्या कहें जब हमारा अपना ही सिक्का खोटा हो, है ना, ऐसा आपने सुना होगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि हम लोग जो है ना, हम लोग आपस में ही कमज़ोर थे। अंग्रेज इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि भारतीयों में एकता नहीं है और ख़ास करके अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर भारत में लोग बटे हुए हैं। इसका वो पूरा पूरा फ़ायदा उठाते थे। उन्हें मालूम था कि जैसे ही हम कहेंगे अल्पसंख्यकों का क्या करना है, लड़ाई शुरू हो जाएगी। कांग्रेस सांप्रदायिक निर्वाचन के, पृथक निर्वाचन के खिलाफ है। अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन ही चाहिए, वो अलग ही रहना चाहते हैं, वो इनके बीच में मिलना नहीं चाहते क्योंकि वो डरे हुए हैं और हम उनके डर को और बढ़ा रहे हैं। उसी मुद्दे को लेकर दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी फेल हो गया। महात्मा गांधी वहां गए भी सही, महात्मा गांधी ने भाग भी लिया, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं क्योंकि इस मुद्दे पर कभी भी ये एक मत नहीं हो सकते थे। या तो सांप्रदायिक निर्वाचन होगा या सांप्रदायिक निर्वाचन नहीं होगा। सांप्रदायिक निर्वाचन होगा ये अल्पसंख्यकों, कांग्रेस को मंजूर नहीं होगा ये अल्पसंख्यकों को मंजूर नहीं। आगे समझ में? इस तरह से इस मुद्दे को लेकर ये मतभेद वहां पर हो गए और सम्मेलन जो है वो विफल हो गया और कांग्रेस को जो है असफलता में। आपको क्या लगता है, सरकार चाहती थी कि सम्मेलन सफल हो? ना, सरकार तो बस इतना चाहती थी कि कांग्रेस भाग ले ले। बस कल से हम कुछ भी फैसला लें तो कांग्रेस ये ना कहे कि हम तो थे ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, हमसे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं और हम कैसे मान ले तुम्हारा फैसला। अब कम से कम ये रहेगा कि हम जो भी चाहेंगे वो कर लेंगे और कांग्रेस को मानना पड़ेगा क्योंकि तुम भी वहां थे। आप समझ रहे हो मेरी बात? जब कहीं पर कोई विवाद हो जाता है, आपके सामने विवाद होता है, आप कुछ नहीं कर पाते तो बाद में आप कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि आप भी वहीं थे। अगर आपको लगता है कि गलत हुआ, आपको लगता है कि अन्याय हुआ, तो चुप क्यों बैठे थे? तुमने ठीक क्यों नहीं किया? अब तुम्हें मानना पड़ेगा जो भी है। तो कांग्रेस को सरकार ने जानबूझ के बस लेके आई थी कि कांग्रेस वहां पर होगी। आखिरकार आंदोलन महात्मा असफल हो गया ना सम्मेलन। महात्मा गांधी वापस भारत आए और जब वो भारत आए तो आंदोलन फिर शुरू कर दिया। ठीक 1 साल के बाद, जब महात्मा गांधी को सरकार ने छोड़ा था उसके ठीक 1 साल के बाद आंदोलन फिर शुरू हो गया। 4 जनवरी 1932 को महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को फिर से शुरू कर दिया, लेकिन इस बार बात अलग थी। वायसराय चेंज हो गया। वायसराय ने महात्मा गांधी से मिलने से मना कर दिया, उल्टा उनको जेल में डाल दिया, आंदोलन पर दमन किया, लोगों को यातनाएं दी गई, पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया, लोगों पर गोलियां चलाई गई। जितने भी तरीके से सरकार कर सकती थी वो आंदोलन को जो है पूरा के पूरा दबा दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का बुरा अंत हुआ। उसके कारण एक ये था कि एक तो ठहराव आ गया। आप यूपीएससी की तैयारी अभी कर रहे हैं, बहुत जोश में होंगे, है ना, अभी आपके अंदर बहुत जोश होगा, कुछ कर गुजरने की चाह होगी कि बस आर या पार तोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इस तरह के मोड में आप लोग होंगे। किसी कारण से अगर 4-5 साल के लिए आपकी स्टडी को रोक दिया जाए, आप कहीं और बिजी हो जाएं और फिर 4-5 साल बाद आपसे कहें कि अब वापस तैयारी करो, फिर से वापस से जो है पढ़ाई करो शुरू, तो इतना आसान होगा आपके लिए? वो जोश, वो जुनून बरकरार रखना, वापस लाना, वो एंथुसियाज्म, वो एनर्जी नहीं होता। मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता, पर मुश्किल है। कहीं ना कहीं लय टूट जाती है, लिंक टूट जाती है। 4-5 साल पहले पढ़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, 4-5 साल में काफ़ी कुछ निकल भी गया होगा, अब फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ना, फिर से पॉलिटी पढ़ना ना, कितना मुश्किल होता है। आंदोलन को बीच में रोक दिया गया और आंदोलन जो है आप देखोगे लगभग 10 महीने तक रुका रहा। महात्मा गांधी और वायसराय के बीच में समझौता हुआ मार्च में, जनवरी में जो है वो फिर से आंदोलन को क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। 10 महीना हो गया होगा लगभग। 10 महीने बाद लोग भी तो अपने अपने काम पे लग गए होंगे। अब आप उनको फिर से फ़ोन करके बोल रहे हो कि आ जाओ आंदोलन करते हैं, तो उनका जोश भी टूट चुका है ना। और फिर वैसी बात होगी कि तुम पहले उनसे लड़ रहे थे, फिर तुमने उनसे दोस्ती कर ली, तुम फिर उनसे लड़ रहे हो। कभी कभी आपको देख ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा भी नहीं होता इंसान को, कि सब अलग अलग तरीके के रंग बदल रहे हैं ना यहाँ पर। तो इस तरीके से ये आंदोलन जो है बाद में समाप्त कर दिया। सरकार ने पूरी तरह से आंदोलन को कुचल दिया।
क्योंकि वेलिंगटन तो शुरू से ही कह रहा था कि ये तो गलती थी जो तुमने बात की, तुम्हें सरकार कांग्रेस को समझौता ही नहीं करना था, कांग्रेस को बराबरी का दर्जा ही नहीं देना था, ये तो शुरुआत से उस चीज को लेके चल रहा है। आखिरकार तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 नवंबर 1932 के उसी साल आखिरी में 32 के आखिरी में यहाँ पर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है, कई भारतीय नेता भी नहीं गए, कांग्रेस सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ली, पहले में भी नहीं, तीसरे में भी नहीं, और इसीलिए तीसरा भी फेल हो गया, है ना। पहले दो सम्मेलनों की भांति इसमें भी कोई खास जो है उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई, और इसकी सिफारिशें जो है बाद में एक श्वेत पत्र में, व्हाइट पेपर में सरकार ने प्रकाशित की और ब्रिटिश संसद में उस पर चर्चा हुई। अब हमें देखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन एक बड़ा आंदोलन था, पर यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं जो शायद बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में क्या अंतर था? दोनों आंदोलन महात्मा गांधी के माने जाते हैं, दोनों जन आंदोलन थे, दोनों आंदोलनों को बड़ा व्यापक जन समर्थन मिला, दोनों आंदोलनों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लगभग एक जैसी गतिविधियां थी। फिर भी अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इन 10 सालों में क्या बदल गया, 1920 और 1930, आपको पता है 10 साल बाद यह आंदोलन हुआ था, तो 10 सालों में भारत कितना बदला? क्या आप समझते हैं क्या क्या चीजें चेंज हुई थी? क्या नया आया, क्या चुप पुराना चला गया? तो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या क्या अंतर है वो समझ लो, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप देखें सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम तुलना करके देखते हैं असहयोग आंदोलन से, तो पहला अंतर तो लक्ष्य का है। आपने देखा होगा 10 साल में क्या बदला। अभी मैंने आपसे पूछा ना कि 10 साल में क्या बदला। 10 साल पहले हम मांग रहे थे होम रूल, क्या मांग रहे थे? डोमिनियन स्टेटस। 10 साल बाद हम क्या मांग रहे हैं? आजादी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य था मुख्य पूर्ण स्वतंत्रता, आजादी। ठीक है, दिल क्या मांगे? आजादी। लोग क्या मांगे? आजादी। ठीक है, आजादी चाहिए थी। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य होम रूल था। क्या था? होम रूल। तो सबसे बड़ा अंतर तो दोनों में लक्ष्य का ही है। 10 साल बाद कांग्रेस का लक्ष्य बदल गया। आ रहा है समझ में? चलो अगली अंतर क्या है दोनों में? सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुख्य हथियार था कानून की अवज्ञा, कानून का पालन नहीं करना, कानून को नहीं मानना, इसीलिए नाम क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मुख्य हथियार था सहयोग, सरकार से असहयोग करना, सरकार का सहयोग नहीं करना, इसीलिए आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। वहां कॉपरेट नहीं करना और यहाँ पर क्या करना? डिसोबीडियंस करना। तो इस आंदोलन में मुख्य हथियार था कानून की अवज्ञा, और उस आंदोलन का मुख्य था सरकार से असहयोग। वहां हमने सरकार को सहयोग नहीं किया, यहाँ हमने सरकार की बात मानने से मना कर दिया। तो इस तरीके से दोनों आंदोलन के लक्ष्य अलग थे, दोनों आंदोलन के हथियार अलग थे। अगला अंतर था असहयोग आंदोलन को बुद्धिजीवियों का समर्थन ज्यादा मिला था। ठीक है, असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो बुद्धिजीवी थे, पढ़े लिखे जो लोग ज्यादातर माने जाते थे, उनका सहयोग कम हुआ, थोड़ा कम हुआ। वैसा उन्होंने जोश नहीं दिखाया, वैसी ऊर्जा नहीं दिखाई, तत्परता नहीं दिखाई। असहयोग आंदोलन में तो बड़े सारे देखा आपने वो वकालत। असहयोग आंदोलन के दौरान भारत के लगभग सभी बड़े बड़े वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी, पढ़ा होगा आपने, है ना। तो असहयोग आंदोलन में तो वकालत छोड़ने का एक प्रकार से कंपटीशन चल रहा था कि उसने भी छोड़ दी, मैंने भी छोड़ दी, उसने भी छोड़ दी, हमने भी छोड़ दी। अब यहाँ पर वैसी तत्परता नहीं दिखाई दी। ठीक है, वहाँ पर वकीलों द्वारा वकालत छोड़ना, छात्रों द्वारा सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करना और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेना, ठीक है, एडमिशन ले लेना, ये उस समय ज़्यादा हुआ था। इस बार थोड़ा सा ये सब कम हुआ। ठीक है, एक जो बहुत बड़ा अंतर आपको मिलेगा, असहयोग आंदोलन में मुसलमानों की काफ़ी भागीदारी थी, सहभागिता थी, और उसका कारण भी आपको पता होगा, थोड़ा बहुत जानते हो तो, खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन के साथ एक आंदोलन और चल रहा था
इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का, मुसलमानों का, और वो आंदोलन धार्मिक मुद्दे पर था, लेकिन वो असहयोग आंदोलन के साथ मिल गया था। इसलिए आपको पता है कि असहयोग आंदोलन को मुसलमानों का समर्थन, सहभागिता मिली थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात करें तो उसमें मुसलमानों का वैसा सहयोग नहीं मिला, और वैसा तो कभी बाद में मिला ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि जो असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई दी, वो भारत में बाद में कभी नहीं दिखाई दी। वो एक शॉर्ट टर्म के लिए आई थी, ठीक है, वो एक तात्कालिक थी, और उसका कारण यही था कि वो धार्मिक मुद्दा खिलाफत का उसमें मिल गया था, वरना उसके बाद इस तरह से कभी भी नहीं हुआ, है ना। महात्मा गांधी ने जानबूझकर खिलाफत आंदोलन को इसीलिए समर्थन दिया था क्योंकि वो भारत के मुसलमानों का समर्थन चाहते थे अपने आंदोलन में। इस बार ऐसा कोई मुद्दा था ही नहीं, तो इसलिए वो सहभागिता आपको मिलेगी नहीं। आगे समझ में, मैं आपको कारण भी बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि मुसलमानों की सहभागिता वैसी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। एकमात्र अगर आप देखें ना, तो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, जहाँ खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, सीमांत गांधी जिन्हें हम लोग कहते हैं, बादशाह खान कहते हैं, उनका एक लाल कुर्ती आंदोलन हम लोगों ने देखा, उनका एक खुदाई खिदमतगार संगठन हमने देखा। थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं कि उन्होंने मुसलमानों पर अच्छी पकड़ बना रखी थी, उन्होंने राष्ट्रवादी मुसलमान तैयार कर रखे थे, तो वहाँ सहभागिता थोड़ी बहुत दिखाई देगी, वरना वैसा आपको मिलेगा नहीं इस आंदोलन में। ठीक है, आगे समझ में। अगला जो आप देखेंगे कि इस आंदोलन में कोई बड़ा मजदूर विद्रोह परिलक्षित नहीं हुआ। सविनय अवज्ञा असहयोग आंदोलन में वो भी था, तो कहीं ना कहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर कमजोर था असहयोग आंदोलन से। लेकिन इस आंदोलन की भी अपनी कुछ, ऐसा नहीं कि इसके पिटारे में कुछ भी नहीं है, सब कुछ असहयोग आंदोलन के पिटारे में ऐसा भी नहीं है। असहयोग की तुलना में अगर आप देखोगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों की, व्यावसायिक वर्ग की जो व्यापक भागीदारी थी वो ज़्यादा थी, पहले से व्यापक थी भागीदारी। अन्य वर्गों की जो नुकसान हुआ उसने पूर्ति कर दी। मुसलमान नहीं आए, मजदूर नहीं आए तो किसान आए, ठीक है, व्यावसायिक वर्ग आया, इनकी भागीदारी ने उनका डैमेज कंट्रोल किया, पूर्ति की, कमी की। इस आंदोलन में राजनीतिक बंदियों की संख्या असहयोग आंदोलन की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक थी। इस बार पहले से ज़्यादा लोग बंदी बनाए गए। सोचिए, मतलब संख्या इस बार ज़्यादा बढ़ चढ़ कर थी, 3 गुना ज़्यादा लोग बंदी बनाए गए इस बार, मतलब ये आंदोलन बड़ा था उससे। फिर कांग्रेस जो है पहले से ज़्यादा सशक्त थी। संगठन के तौर पर देखें तो इस बार कांग्रेस की स्थिति पहले से कहीं अच्छी थी। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, महात्मा गांधी 1916 में भारत आए, तो वो तो थोड़ा बहुत महात्मा गांधी की वजह से आपको दिखाई देगा, वरना 1920 में कांग्रेस की हालत बहुत खराब थी। 1916 तक तो फूट पड़ी हुई थी, 1916 तक तो गरम नरम खेल रहे थे हम लोग। 1916 के बाद कांग्रेस में एकता हुई, और उसके समय भी जो है बहुत सारे लोग कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ये तो 1920 में इन्होंने 25 पैसे की फीस कर दी सालाना, कोई भी कांग्रेस का सदस्य बन सकता है, ये 1920 की बात है। तो कांग्रेस का संगठन उसके बाद बढ़ा, उसके पहले तो कांग्रेस के संगठन में भी दम नहीं था। तो कहीं ना कहीं इस बार संगठन के तौर पर कांग्रेस की स्थिति भी पहले से काफी बेहतर थी। आगे समझ में, इज दैट क्लियर? तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में काफ़ी अंतर है। हालांकि दोनों आंदोलन हमारे ही हैं, नेता भी एक ही माने जाते हैं, और लगभग काफ़ी समानता है, लेकिन उसके बावजूद भी अंतर है, तुलनात्मक रूप से अंतर है। लेकिन इस सब के बाद क्या हुआ? चलो आंदोलन भी आया, वापस समाप्त हो गया, गोलमेज सम्मेलन का पिटारा भी खत्म हो गया, सब हो गया। अब क्या आगे? अब ब्रिटेन की सरकार ने भाई एक नया शिगुफा छोड़ा, एक नई चीज़ की। अब ये नया मैटर क्या है? ये नया मैटर ही हम लोगों को देखना है कि उस समय आप देखोगे ना, तो सरकार ने धार्मिक आधार पर तो हम लोगों को बांट दिया था। सरकार को लगा कि भारत में तो सिर्फ धर्म के आधार पर लड़ाई नहीं है, भारत में जाति के आधार पर भी लड़ाई है। यहाँ लोग आपस में धर्म के आधार पर एक दूसरे को अलग मानते हैं, वो तो है ही,
कि ये मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, वो सिख है, वो ईसाई। यहाँ जाति के आधार पर भी ऊंच नीच बनी हुई है, ये उच्च वर्ण है, ये निच्च वर्ण है, इस तरीके से चल रहा है। उन्होंने कहा क्यों ना इनको और बांट दिया जाए, बट ही रहे हैं तो थोड़ा सा हम भी योगदान दे देते हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत में अल्पसंख्यकों को तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रतिनिधित्व दिया ही था, दलितों को भी देने का निर्णय लिया। क्यों ना हिंदुओं को और तोड़ दिया जाए, दलितों को हिंदुओं से अलग कर दिया जाए और दलितों को अलग निर्वाचन, पृथक निर्वाचन दे दें जैसे मुस्लिमों को दिया है। इससे क्या होगा, इससे भारत का कांग्रेस का, भारत का राष्ट्रवाद आंदोलन सब कमजोर हो जाएगा, बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब हमसे लड़ेंगे कैसे? मुसलमान आएंगे तो हिंदू नहीं आएंगे, हिंदू आएंगे तो उच्च वर्ण वाले आएंगे तो निचले वर्ण के नहीं आएंगे, दलित आएंगे तो उच्च वर्ण के नहीं आएंगे। तो फिर हमें एक एक लकड़ी तोड़ना तो आसान है, हम गट्ठर नहीं तोड़ सकते ना, हम एक एक लकड़ी को तो तोड़ देंगे आराम से बड़े। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फैसला लिया। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर साहब रेमजे मैकडोनाल्ड साहब, इन्होंने भारत के लोगों को, ठीक है, एक नया बर्गर खिलाने का निश्चय लिया और उस बर्गर का नाम क्या था, सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक निर्वाचन। एक समिति बनाई गई थी जिसे लोथियन समिति कहते हैं, शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते हो। लोथियन समिति के स्टडी अध्ययन के आधार पर इन्होंने एक घोषणा की। इस घोषणा को कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है, और घोषणा हुई थी 16 अगस्त 1932 को। ठीक, 16 अगस्त 1932 को इन्होंने घोषणा की कि हम जो है आप सब लोगों के लिए एक नया तोहफा लेकर आए हैं। ठीक है, इस निर्णय ने दलित वर्गों को, जिन्हें 78 सीटें दी गई थी भारत में, उन्हें अल्पसंख्यकों के जैसा पृथक निर्वाचन दे दिया गया। कि अब आप समझ रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये खेल क्या खेला जा रहा है कि यदि आप मुस्लिम हैं तो आपको जो है सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं, कोई हिंदू आपके चुनाव में भाग नहीं ले सकता। यदि आप दलित हैं तो एक दलित ही आपको वोट डालेगा, अब दूसरा जाति का, हिंदू उच्च वर्ण का, वो आपको वोट नहीं डाल सकता, वो चुनाव में भाग नहीं ले सकता। वहाँ पर उन सीटों पर खड़े भी दलित होंगे और उन सीटों पर वोट भी दलित डालेंगे। बताइए, ऐसा नहीं है कि भारत में आज आरक्षण तो आज है, हम देखते हैं कि कई सीटें एससीज के लिए, एसटीज के लिए, जाति जनजाति के लिए आरक्षित है, लेकिन संयुक्त निर्वाचन है, उसमें जनरल के लोग भी वोटिंग करते हैं, वहाँ पर ओबीसी वाले भी करते हैं, सभी वर्ग के करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने और बांट दिया। सांप्रदायिक निर्णय के द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन और सीटों की व्यवस्था कर दी। ये दरअसल उनके शुरुआत से चली आ रही वो जो नीति थी ना, फूट डालो और राज करो, उसका एक और प्रमाण था। उन्होंने आपको साबित कर दिया इस बात को कि हाँ, हम फूट डालेंगे और राज करेंगे इसी तरीके से। ठीक है भाई, लाइक भी कर दो सेशन को अगर आप लोग देख रहे हो, और जिन जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो सेशन को लाइक भी करते जाओ भाई साथ साथ। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दरअसल साइमन कमीशन जब भारत आया था ना, तो साइमन कमीशन ने लगभग सारे दलों से बातचीत की थी। आम्बेडकर साहब दलितों के नेता थे, आम्बेडकर साहब दलितों का प्रतिनिधित्व करते थे, तो आम्बेडकर साहब ने भी साइमन कमीशन के सामने अपनी गवाही दी थी। तो साइमन कमीशन के सामने जब आम्बेडकर साहब प्रस्तुत हुए, उन्होंने अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा कि दलित या वंचित वर्ग जो है ना, वो एक अलग वर्ग के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये मांग की कि दलितों को हिंदू मत मानिए, दलितों को अलग वर्ग मानिए। ये क्योंकि जिस तरीके का समाज में हमारे यहाँ विभाजन था, भेदभाव था, जातिवाद था, छुआछूत था, तो उन्हें फील ही नहीं होता था कि ये हिंदू, और गलती उनकी नहीं है, गलती समाज की है। आप सोचिए, परिवार में 4 भाई हैं, 4 भाई में से पिता जो है 3 भाइयों को बहुत अच्छे से रखता है, पढ़ाया लिखाया सब कुछ दिया, और एक जो बच्चा है उसके साथ उन्होंने भेदभाव किया, ना पढ़ाया ना लिखाया, उसको संपत्ति भी नहीं दी, उल्टा उससे काम भी करवाया सारा। तो क्या उस बच्चे को ऐसा फील नहीं होगा कि मुझे क्या गोद लिया इन्होंने, मैं क्या इन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर मिला था, मैं सोतेला हूँ क्या, मतलब मैं परिवार का सदस्य नहीं। उसको ऐसी फीलिंग आएगी, उसको ऐसा फील आएगा कि शायद मैं इस परिवार का सदस्य नहीं हूँ, वरना यदि मैं होता तो मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता, मेरे साथ अलग क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप इनको जो है ना, आप इस वर्ग को अलग वर्ग के रूप में देखें, इसे हिंदू जाति से पृथक एक स्वतंत्र अल्पसंख्यक बनाया जाना चाहिए। कारण ये है
कि जब तक अगर आप कहते हैं कि नहीं आप भी हिंदू ही हैं, तो सिर्फ कहने के लिए आप फिर हमें बाकी जैसा व्यवहार क्यों नहीं करते हमारे साथ? चलिए हम नहीं मानते कि हम अलग हैं, हम भी एक ही हैं, पर आप व्यवहार भी तो वैसा करिए ना। अब आप हमारा उद्धार कैसे होगा? जब तक हम आपके साथ रहेंगे तब तक तो हमारा उद्धार होगा नहीं। तो हमें अलग कर दो भाई, शायद तब हम लोग हमारा उद्धार हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत चीज़ कर रहे थे, दरअसल हमारी ही कमी है, क्योंकि हम अगर सबको एक जैसा रखते तो ये बात ही नहीं आती। तो उनका ये मानना था कि इनको एक स्वतंत्र अल्पसंख्यक बनाया जाए, क्योंकि हिंदू धर्म के साथ जैसे वो उस समय थे ना, माने जाते हिंदू ही हैं वो भी, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? अलग कर दो, शायद हो जाए। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं आपको अपने विचार नहीं बता रहा किसी भी तरीके से। यहाँ पर ऐसा नहीं समझे कि मैं आपको अपने व्यक्तिगत में बता रहा हूँ उनकी बात क्या थी और उन्होंने क्या तर्क रखे थे। तो उन्होंने ये कहा कि हमें अलग स्वतंत्र अल्पसंख्यक बनाया जाए, क्योंकि अछूतों के अधिकारों की पूर्ति के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा तो हमारे अधिकार हमें कैसे मिलेंगे? हमारे अधिकार, हमें मंदिर नहीं जाने देते, हमें किसी तालाब से पानी नहीं पीने देते, हमें हमारे बच्चों को स्कूलों में जो है बाकी बच्चों की तरफ पढ़ने नहीं देते, शिक्षा नहीं हासिल करने देते, नौकरी नहीं करने देते, तो हमारा क्या होगा? क्या हम मानव नहीं है? मानव अधिकार तो हमारे भी हैं। तो हमारे अधिकार शायद हमको तब मिलेंगे जब आप अलग कर देंगे। इस तरीके से ये उन्होंने कहा। सरकार तो आपको पता है कि यूं आप दुनिया भर के आंदोलन कर लो, नाक रगड़ लो, एड़ी चोटी का जोर लगा दो, जो मांग भारत के भले की होती थी वो कभी नहीं मानते थे। और जिस मांग में उनका फायदा हो, जिस मांग में उनका कोई हित हो, छुपा हो कोई लालच, कोई एजेंडा, ऐसे मान लेते थे। आप उनसे बोलो कि भारत के जो है धर्म के आधार पर आप और ज़्यादा हमको विभाजन दे दो, अभी ले लो। आप सांप्रदायिक निर्वाचन दे दो, ले लो। इसके लिए कोई आंदोलन नहीं करना पड़ता था। देखो, अंग्रेजों की चाल समझ रहे हो आप? मैं मानता हूं कि हमारी कमजोरी थी, हम आपस में बटे हुए थे, हम लड़ रहे थे, हमारे यहाँ एकता नहीं थी, पर वो इसका फायदा उठाने से चूकते भी नहीं थे। आप उनसे कभी भी ऐसी कोई मांग करके देखिए कि जिससे उनको फायदा हो, हम बढ़ जाएं, हम कमज़ोर पड़ जाएं। आपको कोई आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई प्रदर्शन जुलूस नहीं निकालना पड़ेगा, बस आप एक बार उन तक ये बात पहुंचा दीजिए और वो मान जाएंगे। लेकिन अगर बात हमारे फायदे की है तो जुलूस निकालने पड़ेंगे, आंदोलन करने पड़ेंगे, सरकार को परेशान करना पड़ेगा, दबाव डालना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, कई लोगों को शहीद होना पड़ेगा, तब जाके हमारी छुटकी छुटकी सी बातें वो मानते थे। आगे ही समझ में आपको? तो इस तरीके से उन्होंने इस बात को मान लिया और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अलग कर देते हैं, दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन दे देते हैं, पृथक निर्वाचन, और हिंदुओं से अलग मान लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो इस चीज की जब अब कांग्रेस, देखो कांग्रेस के साथ क्या हुआ ना, कांग्रेस फंस गई। कांग्रेस इसलिए फंस गई, आप समझो कि कांग्रेस की हालत बड़ी खराब हो गई, क्योंकि वो स्वीकार करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। अगर वो स्वीकार कर ले तो ये तो गलत बात है, क्योंकि आप भारत को बांट रहे हैं, वो आप फूट डाल रहे हैं, आप मान रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो। तो कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस मान भी नहीं रही, कांग्रेस इसको अस्वीकार भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो मना कर दे कि नहीं हम नहीं मानेंगे पृथक निर्वाचन दलितों का, इस सांप्रदायिक पंचायत को हम नहीं मानते, तो दलित नाराज हो जाए। भाई दलितों को भी साथ में लेके चलना है, दलित कांग्रेस के दुश्मन बन जाएंगे, अपना शत्रु मानने लगेंगे। अब ये तो है, जो व्यक्ति सबको साथ लेकर चलना चाहता है ना, वो हमेशा बुरा होता है। जो व्यक्ति सबको लेके चलना चाहता है, वो व्यक्ति हमेशा इसी तरह की परेशानियों में फंस जाता है। जैसे एक पति जो है, वो अगर माँ के लिए बात करता है तो पत्नी को बुरा लग जाता है, पत्नी के लिए करता है तो माँ को लग जाता है। वो दोनों को लेके चलना चाहता है, वो चाहता है कि दोनों साथ साथ रहें, प्रेम से रहें, सब कुछ घर में ठीक रहे, कोई विवाद ना हो, कोई कलेश ना हो, लेकिन वो इस तरीके से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता। कांग्रेस की हालत यही थी कि सांप्रदायिक पंचायत को स्वीकार करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत, इसलिए कांग्रेस ने बोला कि न तो हम स्वीकार करेंगे और न हम अस्वीकार करेंगे। हालांकि बुरा तो उनको भी लगा, ठीक है। कांग्रेस सांप्रदायिक निर्णय द्वारा दलितों को सामान्य हिंदुओं से अलग करके एक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता देने, अलग प्रतिनिधित्व देने, इस सब के खिलाफ थी, उसने इसका विरोध किया। पर दिक्कत वही है ना कि क्या करें। अभी आपने देखा होगा
कि कुछ दिन पहले भारत में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, अभी भी शायद हमारी वो पार्टी उसी दलदल में फंसी हुई। जाए तो दिक्कत, ना जाए तो दिक्कत। ना जाए तो कई लोगों को जैसे बुरा लगेगा, जाए तो भी दिक्कत, क्योंकि दूसरे लोगों को बुरा लग जाएगा। आपको जब सबको लेके चलना होता है ना, तो फिर यही होता है, आप जब बीच में होते हैं तो ये समस्या आती है। वही हुआ और उन्होंने जो है विरोध भी किया इसका। अब महात्मा गांधी जी जो है वो तो बिल्कुल खिलाफ, वो तो मानने वाले। जब इस बात की सूचना महात्मा गांधी जी को मिली तो महात्मा गांधी ने कहा कि जो मानना है माने, मैं तो नहीं मानूंगा, मेरे लिए तो ये अस्वीकार्य है, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं किसी भी तरीके से दलितों को अलग निर्वाचन, पृथक निर्वाचन नहीं दे सकता। इसकी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्होंने कहा कि ये तो हमारी राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद दोनों पर प्रहार है। आप हमें तोड़ भी रहे हो, आप हमारे राष्ट्रवाद पर प्रहार भी कर रहे हो। ऐसी समस्या जो है उनके सामने आ गई। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो इसे किसी भी तरीके से स्वीकार कर ही नहीं सकता हूं। आ गया समझ में? मेरे लिए तो इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है ना। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने जो है ना राष्ट्रीय एकता और भारतीय राष्ट्रवाद दोनों पर इसको प्रहार के तौर पर देखा। उनका मानना था कि हिंदू और दलित दोनों के लिए खतरनाक, मतलब उच्च वर्ण और दलित दोनों के लिए खतरनाक है। ना तो इससे फायदा उच्च वर्ण को मिलेगा, ना दलितों को मिलेगा, इससे फायदा अंग्रेजों को मिलेगा। और इसीलिए उनका ये मानना था कि दलित वर्ग की सामाजिक हालत सुधारने के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं, मतलब आप सिर्फ बांट रहे हो, आप सिर्फ वेलविशर होने का, शुभचिंतक होने का दिखावा कर रहे हो, पर दलितों के सुधार की कोई व्यवस्था है इसमें? क्या इससे दलितों की एक्चुअल समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या उनके साथ जो उच्च वर्ण के आप कहते हैं ना कि मतभेद, क्या प्रेम आ जाएगा? क्या इनके बीच में आपस में प्रेम आ जाएगा, भाईचारा आ जाएगा? कुछ भी नहीं आएगा, और बट जाएंगे और लड़ेंगे। शरीर के किसी अंग में जब कोई बीमारी आ जाती है, मान लीजिए कि शरीर का कोई अंग जब ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, तो उसका इलाज करवाया जाए, उसे ठीक किया जाए, ना कि उसको काट दिया जाए। आप इस अंग को शरीर से काटने की बात कर रहे हैं। काटना, शरीर से अलग करना समाधान नहीं है। इसको शरीर में ही रखेंगे, क्योंकि ये भी शरीर का हिस्सा है, और इसको ठीक करेंगे। ये तुम नहीं कर रहे हो, तुम इसके इलाज की बात नहीं कर रहे हो, तुम समाधान की बात नहीं कर रहे हो, तुम शरीर से काटने की बात कर रहे हो। ये उनको एक्सेप्टेबल नहीं था। उन्होंने मना कर दिया कि मैं इसको नहीं मानूंगा, और बस इसी वजह से जो है उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि एक बार तुमने दलितों को अलग समुदाय बना दिया, पिछड़ा वर्ग को अलग कर दिया, तो फिर जो हमारा जो मेन उद्देश्य है, हिंदुओं में एकता स्थापित करना, जातिवाद खत्म करना, छुआछूत खत्म करना, वो सब खत्म हो जाएगा। मतलब नहीं हो पाएगा। हिंदुओं में एकता स्थापित करने का लक्ष्य कैसे पूरा कर पाएंगे? अगर मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आप अलग ही कर देंगे, तो फिर कैसे हिंदू समाज में सुधार होगा? आज से, अभी से नहीं, सालों से भारत में लोगों ने समाज सुधार की कोशिशें की हैं। राजा राम मोहन राय ने भी की, कई सारे बड़े बड़े नाम आपके सामने आते हैं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बोला कि अलग कर दीजिए। समाज में सुधार समाज में रहकर होता है, समाज से अलग होकर नहीं। यदि आप भारत की समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं, तो भारत की समस्याएं भारत में रहकर समाप्त होगी। अमेरिका में जाके वहां शिफ्ट हो जाके भारत की समस्याओं को कैसे सुधारोगे? बताओ। तुम राजनीति में सुधार करना चाहते हो तो राजनीति में आना पड़ता है। सिर्फ गाली देने से, दोष देने से, आलोचना करने से, राजनीति की बुराई करने से राजनीति में सुधार आ जाएगा? यही उनका मानना था कि सुधार की प्रक्रिया बंद हो जाएगी पूरी तरीके से, और पृथक निर्वाचक मंडल से ये हो जाएगा कि अछूत हमेशा अछूत रह जाएंगे। इनको इनके जैसा बनाना है, बराबरी का दर्जा देना है, समाज में असमानता को मिटाना है, सामाजिक न्याय लाना है, तो अछूत तो हमेशा अछूत ही रह जाएगा। और इस चीज को लेके महात्मा गांधी जी जो है वो अड़ गए। दरअसल वो दलितों को हिंदू समाज का एक अविच्छिन्न अंग मानते थे। उनका मानना था कि दलित हिंदुओं से अलग नहीं है। आप दलितों को हिंदुओं से अलग करके कैसे देख सकते हो? ठीक है, कुछ गलतियां हुई हैं,
हमसे हुई है, हम उसका प्रायश्चित करेंगे, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, हम उन लोगों से माफ़ी मांगेंगे, हम उनको अधिकार देंगे, समानता देंगे, सब देंगे। पर तुम अलग कैसे कर सकते हो? ठीक है, उन्हें ये आशा थी कि हिंदू समाज दलितों के कल्याण के लिए काम करेगा। शताब्दियों तक हमने जो इस समाज का शोषण किया है, इसके साथ सामाजिक अन्याय किया है, हम इनको न्याय देंगे, हम इनको पूरी तरह से हिंदू समाज में समाहित करेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों महात्मा गांधी भी दलित उद्धारक थे, अलग तरह के दलित उद्धारक थे, उनका तरीका अलग था दलितों के उद्धार का। ठीक है, दलितों के हितों की सुरक्षा के नाम पर ना तो विधानमंडल या सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता, ना ही अलग समुदाय बनाने की। तुम अलग कर रहे हो, और अलग करना हो तो खत्म करना होता है, समाप्त करना होता है। ठीक है, इसीलिए वो इस पूरे के पूरे निर्णय के खिलाफ थे, और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी आवश्यकता है समाज से अस्पृश्यता को जड़ से उखाड़ने की। यदि आप समाज से छुआछूत को हटा पाए, छुआछूत को समाप्त कर पाए, तो सब खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा जो बीमारी का कारण है वो यही है, इसको खत्म कर दो, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी ने अंग्रेजों की इस नीति का विरोध किया क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनकी ये नीति हिंदू समाज को बांट देगी। महात्मा गांधी जी ने मांग की कि दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का निर्वाचन आत्मनिर्वाचन मंडल के माध्यम से वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, फिर भी उन्होंने मांग ली, देखो जो चीज़ मान सकते थे, इसमें कोई समस्या नहीं थी, वो तो मान ली कि दलितों को आरक्षण दे दें, कोई दिक्कत नहीं, आरक्षण दे दी, पृथक मत करिए, अलग मत करिए, आरक्षण में कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने दलितों के लिए बड़ी संख्या में सीटों के आरक्षण का विरोध नहीं किया। अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। अब जब उनको लगा कि ऐसे बात नहीं बनेगी, ठीक है, ऐसे बात नहीं बनेगी, तो वो क्या करते मालूम? उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। वो बैठ गए भूख हड़ताल पर कि जब तक मेरी ये मांग नहीं मानी जाएगी, जब तक आप दलितों के पृथक निर्वाचन को रद्द नहीं करते, मैं आमरण अनशन में मर जाऊंगा, पर मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। पुणे में यरवदा जेल में सरकार ने उनको असविनय अवज्ञा आंदोलन के चक्कर में बंद करके रखा हुआ था, तो वो वहीं धरने पर बैठ गए। कई राजनीतिक लोग तो महात्मा गांधी के इस निर्णय से आश्चर्यचकित हो गए। कई लोगों को लगा कि महात्मा गांधी जी ये कहाँ किस चक्कर में पड़ गए, आप भटक रहे हो, आप तो अपने लक्ष्य से ही भटक रहे हो। आपका लक्ष्य देश को आज़ाद कराना है, अंग्रेजों से मुक्ति है कि ये सब करना है, कहाँ इस चक्कर में पड़ रहे हो? तो कई लोगों ने तो ये तक कहा कि महात्मा गांधी जो है वो अपने राजनीतिक आंदोलन की जो है वो सही दिशा से भटक गए हैं। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी था। आंदोलन के लिए एकता सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर एकता ही नहीं होगी तो आंदोलन कैसे करोगे आप? अब तुम तो ऐसा कह रहे हो कि एकता भले ही मत रहे पर आंदोलन करना है, तो तुम अकेले जाओगे वहाँ पर लड़ने? तो इस तरीके से महात्मा गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। कई सारी अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के नेता, एम.सी. राजा, मदन मोहन मालवीय, बी.आर. आम्बेडकर, ये सब जो है एक्टिव हुए, क्योंकि महात्मा गांधी कोई छोटा मोटा नाम नहीं था और भूख हड़ताल पर वो बैठे थे। तो सबका दायित्व था कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे महात्मा गांधी जी अपना अनशन तोड़ दें, और कोई ऐसा रास्ता बीच का जिससे कि सभी लोगों को फायदा हो या सब लोग राजी हो जाए। अंततः एक समझौता हुआ, इसे पूना समझौता कहते हैं, पूना पैक्ट कहते हैं, इसी को पूना पैक्ट कहते हैं। आपको मैंने बताया भी था, उस समय दलितों के सबसे बड़े नेता निर्विवाद रूप से डॉक्टर आम्बेडकर थे। तो डॉक्टर आम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में ये समझौता हुआ, पूना समझौता इसको कहते हैं, पूना पैक्ट कहते हैं। और वो इसीलिए हुआ था क्योंकि दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन नहीं देना है। 24 सितंबर 1932 को, डेट याद रखिएगा, 1932 में कई बार क्रम पूछ लेता है, टाइमलाइन, ठीक है, कई बार पूछता है कौन सी घटना पहले और कौन सी बाद में हुई थी। तो महात्मा गांधी और दलित नेता आम्बेडकर और अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्नों से ये समझौता हुआ। आखिरकार इस समझौते के अनुसार देखो क्या हुआ, जो सबसे बड़ा समस्या वाला मामला था, चिंता का विषय था, पृथक निर्वाचक मामला, वो हटा दिया। अंबेडकर साहब ने इस मांग को मान लिया महात्मा गांधी जी कि हम हिंदुओं से दलितों को अलग नहीं करेंगे,
पृथक निर्वाचन नहीं मांगेंगे, हम हिंदुओं में ही अपने आप को मानेंगे, और संयुक्त निर्वाचन। बदले में महात्मा गांधी जी ने भी कहा कि तुम परेशान मत हो, दलितों के साथ अन्याय नहीं होगा, जितनी सीटें उनको मिल रही थी मैं ज़्यादा देता हूँ, हम दलितों को अंग्रेज जितनी सीट दे रहे थे उससे ज़्यादा देंगे, हम उनके लिए आरक्षण कर देंगे, उतनी सीटों पर दलित ही खड़े होंगे, चिंता मत कीजिए, बस अलग मत होइए, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह जो है अछूतों के लिए स्थान आरक्षित कर दिए गए, हिंदुओं के अंतर्गत ही उनको मान लिया गया। और संयुक्त निर्वाचन, प्रांतीय विधानमंडलों में 147 सीटें उनको जो है आरक्षित की गई, जहां अंग्रेज उनको मात्र 70 सीटों के आसपास दे रहे थे। आप देखो डबल, सीधा डबल, 71 से 147, 147 सीटें जो है वो क्या कर दी गई, उनके लिए आरक्षित कर दी गई, बढ़ा दी गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, मद्रास में 30, बंगाल में 30, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में 20-20, बिहार और उड़ीसा में 18, बंबई सिंध में 15, पंजाब में 8, असम में 7 स्थान जो है वो आरक्षित कर दिए गए, दलितों के लिए सुरक्षित कर दिए गए। आ गया समझ में यहाँ तक? तो आरक्षण बढ़ा दिया गया लेकिन पृथक निर्वाचन को समाप्त कर दिया गया और यही हम लोग चाहते थे। इस तरह से पुनः समझौता, ठीक है, वादा किया गया कि गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों को जितनी भी सीटें आवंटित हुई है, मिली है, उसका एक निश्चित प्रतिशत भाग दलितों के लिए आरक्षित होगा, मतलब उतनी सीटों पर तो दलित होंगे ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन की प्रक्रिया तथा प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था को भी मान्यता दे दी गई। इसके साथ साथ दलित वर्गों को सार्वजनिक सेवाओं और स्थानीय संस्थानों में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई कि यदि कोई दलित योग्य है तो उसको हम लोग नौकरी भी दिलाएंगे, उसको उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। हालांकि वो भी नहीं हुआ तो बाद में संविधान ने आरक्षण भी दिया है उनको, और इसी चीज़ की वजह से पुनः समझौता जो है वो इतना जो है महत्वपूर्ण है। आखिरकार सरकार ने भी इस समझौते को स्वीकार कर लिया। मतलब आप कह सकते हैं कि ये सरकार का एक बहुत बड़ा अस्त्र था देश को बांटने का, और महात्मा गांधी जी को इसलिए पूरे देश को धन्यवाद देना चाहिए। महात्मा गांधी जी की इस मामले में, चाहे आप कितना ही महात्मा गांधी के आलोचक हो सकते हैं, कुछ भी आप कहें, पर इस मामले में आपको महात्मा गांधी जी को, ठीक है, थोड़ा सा मानना पड़ेगा कि महात्मा गांधी जी अकेले वो व्यक्ति थे उस समय जिनकी वजह से ये मतलब सरकार का वार खाली चला गया। सरकार का वो अस्त्र जिसकी वजह से वो हिंदुओं को और बांट देती, वो पूरा के पूरा अस्त्र जो है सरकार का बेकार चला गया। इस चीज़ के लिए आप महात्मा गांधी जी को जो है जितना भी धन्यवाद बोले, साधुवाद दें, कम है। इतिहास में पूना समझौते को लेके उतनी बातें लोग नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जी की जो उपलब्धियां थी उनमें सबसे बड़ी उपलब्धि ये समझौता था। ये इसीलिए था क्योंकि आपने सिर्फ दो जो है देशों को देखा अलग होते हुए, बंटवारा आपने जब देखा तो सिर्फ पाकिस्तान और भारत, दो देश आपको दिखाई दे रहे हो। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम इसी तरह बंटते तो हम कितने भागों में बंट जाते? शायद इस देश में और टुकड़े होते, है ना, या कम से कम टुकड़े नहीं भी होते तो जो एकता आपको आज दिखाई देती है वो तो, अपवाद तो हर जगह है, हर तरह के लोग हर समाज में हैं, हर समाज में कुछ लोग अच्छे हैं, बुरे हैं। आज भी आपको पता है कि लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी कई लोग जो है एक दूसरे से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद मोटे मोटे तौर पर देश में एकता है, भाईचारा है। आपको जो टीवी मीडिया में और अलग अलग जगह दिखाई देता है ना, वो पूरा सच नहीं है। देश में लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, पर्याप्त है, ऐसा नहीं है। हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा। आपके भी कई लोग जो हैं, अलग अलग मित्र जो होंगे, दोस्त जो होंगे, आपके जो साथ में काम करने वाले लोग होंगे, वो अलग अलग जाति के होंगे, अलग अलग समाज के होंगे, फिर भी हम लोग काम करते हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ में काम करने, हमारे पास वाली बेंच पर बैठा हुआ व्यक्ति कौन सी जाति का है, ट्रेन में सफ़र कर रहा हमारे सामने बैठा हुआ व्यक्ति कौन से धर्म का है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा उस सबसे। तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है।
तो पूना समझौता आपको जो मैंने बताया ये क्यों महत्वपूर्ण है, इससे क्या क्या हमको मिला, वो सब कुछ हमने देखा। आज का हमारा एजेंडा पूरा हुआ। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था क्लास शुरू होने के पहले कि आज हम सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता और पूना पैक्ट सब कुछ पूरा कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को ठीक है बताना चाहूँगा कि हमारा पूरा एजेंडा कंप्लीट हो गया है। हम इस सेशन को अगले बार कंटिन्यू करेंगे। कल हमारा एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी का सेशन होगा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में टकराव। एक ऐसा टॉपिक जो बच्चों को बहुत आसानी से नहीं समझ में आता। भाग 3 और भाग 4, संविधान के 2 भाग, दोनों महत्वपूर्ण और दोनों की ज़रूरत है हमको, पर दोनों में महत्व का जो एक विवाद हो जाता है उसको हम लोग कल देखेंगे। आप सभी लोग कल ठीक है ना 12 बजे क्लास में आइएगा। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो, भूल तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन जो भूल को सुधार ले वही इंसान है। तो अपनी गलती को सुधार लीजिए। लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को यूपीएससी विद चंचल कुमार सर को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हम लोग आप लोगों के लिए सेशंस लाते रहेंगे। शाम को मैथ्स भी शुरू हो गया है, डेली नए नए टॉपिक्स आपको मैथ्स के भी मिल रहे होंगे, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है सीसेट के लिए, है ना। इसके साथ साथ आपको बायो का भी कुछ टॉपिक मिला होगा, फिजिक्स का, सबका मिलेगा धीरे धीरे, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय, जय हिंद।